हेलो एस्पिरेंट, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जितने भी बिहार दरोगा के एस्पिरेंट हैं, आप सभी का एग्ज़ाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। जैसा कि आपको पता है कि अकेले इतिहास से 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना तैयारी बहुत अच्छे ढंग से किए होंगे। अब लास्ट समय आपको रिवीजन की आवश्यकता है और इसमें जो मेन टॉपिक होता है उसी को हमको पढ़ना चाहिए। तो उसी में से आज हम आपके लिए एक मेन टॉपिक लेके आए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। जैसे अगर हम बात करें इतिहास की, अगर बात करें इतिहास को 3 खंडों में बांटा जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे कि आपको पता होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। हमारे पृथ्वी पर जब मानव का उत्पत्ति हुआ था तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का सबसे शुरुआती समय था और प्राग ऐतिहासिक काल में हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगर इसकी बात करें तो इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पाषाण काल का मतलब होता है जब मानव पत्थरों के औजार का उपयोग किया करता था, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। जैसा कि हमने कहा पाषाण काल, इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल का अर्थ होता है यानी कि मानव पत्थरों का उपयोग किया करता था। पाषाण काल को मुख्य रूप से देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब पहला क्या है? पहला भाग था इसका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पहला काल था जो था पूरा पाषाण काल, यानी कि इतिहास का वह समय जिसमें यानी कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का खोज हुआ, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज किया गया। इस समय पूरा पाषाण काल में मानव जो था खाना बदोश था, आदि मानव था। खाना बदोश का मतलब होता है जब मानव को बस खाने से मतलब रहता है, यानी कि पहले के जो मानव थे वो जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे कि एक जानवर होता है, जानवर कैसे या आज यहाँ कल वहाँ यानी कि ऐसे ऐसे रहता है, ठीक मानव भी उसी प्रकार एक जानवर के भांति ही अपना जिंदगी व्यतीत करता था। पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी आपका आग का खोज होना। अगर इसके बाद की बात करेंगे तो इस समय मध्य पाषाण काल, इसके बाद का जो काल था मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है यानी कि अंतिम संस्कार, यानी कि जब पूरा पाषाण काल में जो मानव अपना जीवन व्यतीत करता था तो इसमें जानवर की भांति ही जो मर जाता था इंसान, उसको वैसे ही फेंक दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मानव आपका मध्य पाषाण काल में आया तो इस मध्य पाषाण काल की खासियत क्या हुआ कि इसमें समय मानव ने अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद से अगर काल की बात करते हैं तो तीसरा काल था नवपाषाण काल। तीसरा काल था नवपाषाण काल। अगर आपसे बात किया जाए नवपाषाण काल की बड़ी बात क्या थी, तो नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम खेती जो थी गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ थी, ठीक है। अब देखिए ये नवपाषाण काल का अगर पूछा जाए कि सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है।
मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ दो पहाड़ियों के बीच में, एक तरफ है किरथर पहाड़ी, एक तरफ है सुलेमान पहाड़ी, और किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ से ही पहला फसल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वो तो क्या था? गेहूं और जौ। थोड़ा सा इसमें अगर मध्य पाषाण काल में हम देखें तो मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ युग के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोलिथ युग। माइक्रोलिथ युग की अगर बात करें, माइक्रोलिथ युग का मतलब हुआ यानी कि पूरा पाषाण काल में भी जो मानव थे वो बड़े बड़े हथियार का उपयोग किया करते थे। और जब जैसे ही मध्य पाषाण काल में आए तो इन्होंने अपना छोटा छोटा हथियार बनाना शुरू कर दिया था, पत्थरों के औजार। इसीलिए इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा, अब इसमें अगर हमारा टॉपिक क्या था? सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगर सिंधु सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता आपका आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है? आपका सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही हम लोग इसको देखते हैं। आइए देखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में ही आपको सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये इसको हम यहाँ पे सभ्यता क्यों कहते हैं और यहाँ पे हम यू क्यों कर रहे हैं? इसका यह मतलब हुआ यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव अपना जीवन व्यतीत किया करते थे वो क्या कैसे आदि मानव थे। इनके पास यानी कि किसी भी प्रकार का रहने का घर नहीं था। एक जानवर जैसे अपना जिंदगी व्यतीत करता है वैसे मानव अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। लेकिन जैसे ही आदि ऐतिहासिक काल में आए, ऐतिहासिक काल में जो है तो सिंधु सभ्यता यानी कि इन लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, यानी इसीलिए हम इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं सभ्यता। और आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमने कहा प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसके स्रोत पर हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ भी लिखित अवशेष आपको प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुआ है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? यानी कि सिंधु सभ्यता के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो आपका सिंधु नदी के किनारे आपको मिला है। सिंधु नदी, जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें, कालीबंगा की बात करें, ये सारी की सारी जो अवशेष है आपके सिंधु सभ्यता के किनारे आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसी सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहली सिंधु सभ्यता जो पहली खुदाई थी वो हड़प्पा से ही हुआ था। अब हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो हड़प्पा की अगर बात करें, हड़प्पा की जो है, हड़प्पा आपका अभी वर्तमान समय पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान वाला एरिया में पड़ता है। हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी, इसकी जो है इसकी खुदाई की बात करें तो 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई थी। अगला अगर सिंधु सभ्यता का बात करें, अगला कौन सा स्थल था? वो था मोहनजोदाड़ो जो था, इसकी खुदाई 1922 में किसने कराया था? राखल दास बनर्जी ने कराया था। तो दोस्तों, इसमें यहाँ से यानी कि मोहनजोदाड़ो का अन्य भी नाम है मृतकों का टीला। हम मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। रुकिएगा थोड़ा। अगर ऐतिहासिक काल के बारे में आपको पता होगा कि ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल जो है इसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और इसको पढ़ा भी जा सका है। हम लोग जैसे करते हैं कि इतिहास के कितने पाठ हैं, तो इतिहास के 3 पाठ हैं। आपको पता है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो है, तो वो सारी की सारी किस में आती है? इसी में आती है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा अब कहा जाता है
कालीन, मध्यकालीन इतिहास। अगला बात करें आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, इसी में आपका आता है विश्व का इतिहास। आप जितना देख रहे हैं ऐतिहासिक काल, यानी कि आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आते हैं। और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये तीनों खंडों की अगर बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में आते हैं। ठीक है। और ऐतिहासिक काल जो है यहाँ पर लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और जो है रुकिए